हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Now today I want to ask a question from you guys. It is a very important question, but I would be asking that question only once I complete this particular article of the explain section of Indian Express. Alright, so please answer that question in the comment box. It is very important for you as well as for me and for the channel also. इकोनॉमिक सर्वे टेकअवेज। अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से हमें एक जिस्ट मिल जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे ने, जो आपको पता है कि ट्यूसडे को टेबल किया गया है सरकार द्वारा, ग्रोथ के बारे में क्या कहा है, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कहा है, और यहाँ पे ब्रीफली एनालाइज भी किया हुआ है कि क्या जो सरकार कह रही है, इकोनॉमिक सर्वे जो कह रहा है, क्या एग्जैक्टली वैसा होना लाइकली है या अनलाइकली है। इस तरह से बहुत ब्रीफली, लेकिन आई थिंक दिस इज डन, योर जॉब इज डन वंस यू रीड दिस। इससे ज्यादा आपको एटलीस्ट जीडीपी और इन्फ्लेशन और इस तरह की चीजें जो बेसिक हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर पे चैप्टर्स होंगे या फिर हेल्थ पे, एजुकेशन पे, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड, मनरेगा, ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स वो किसी भी न्यूज़पेपर ने इस तरह के इलेबोरेटेड मैनर में कवर नहीं किया है। पर जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, तो हम वो चीज बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। देखिए, किसी भी साल के लिए जो सर्वे है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड रिपोर्ट कि क्या है नेशनल इकोनॉमी, किस तरह परफॉर्म किया पिछले साल में, और फिर फ्यूचर आउटलुक भी देता है कि अच्छा इस तरह से परफॉर्म किया है हमारी इकोनॉमी ने पिछले साल में, लेकिन आने वाले समय में वी सी दिस, वी फोरसी दिस टू हैपन टू आवर इकोनॉमी। तो ये बात आप जानते हैं, यही इकोनॉमिक सर्वे करता है। अब देखिए, मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअल में कौन बनाता है, कौन किसकी गाइडेंस में ये प्रिपेयर किया जाता है सर्वे एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको ये बात पता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसका जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करता है। ऑलराइट, लेकिन किसकी गाइडेंस में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो शायद आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। पहली बात तो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है प्रेजेंटली हमारे, ये बात आप जानते हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ये आपके बाकी एग्जाम्स जिसमें वन लाइनर्स पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट नॉट फॉर यूपीएससी का प्रीलिम्स। लेकिन यूपीएससी की प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो, अगर पहली स्टेटमेंट ये है, जो सीईए है यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो एक्चुअल में ही और शी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक पे बेसिकली सीएई आते हैं। और अगर दूसरी स्टेटमेंट आपको ये लिखी है कि जो सीईए हैं यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो एक्स ऑफिशियो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, देन दैट इज करेक्ट। बाय डिफॉल्ट जब आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए भारत सरकार के, तो आप बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो प्रिपेयर करता है। अब देखिए, आप ये सारी चीजें ना जब भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे चाहे आप कोई भी कंपाइलेशन कवर करें, तो उसमें शुरुआत में ये सारी बातें लिखी होती हैं बहुत ब्रीफली। तो अब यही चीज कि आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो यूपीएससी का प्रीलिम्स आपसे टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर एक स्टेटमेंट ये लिखी है कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, which actually prepares economic survey, it is headed by chief economic advisor, then that statement is correct। लेकिन आप उसको गलत क्यों मार्क कर सकते हैं? क्योंकि आप हर जगह ये पढ़ेंगे कि किसकी गाइडेंस में बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, इट इज हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो 3 स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। पहली कि ये सेक्रेटरी रैंक पे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दूसरे, ये एक्स ऑफिशियो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के। तीसरा, ही और शी एक्चुअली हेड्स
द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो दिस यू मस्ट बी नोइंग, और ऑफ कोर्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये बात आपको पता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इकोनॉमिक डिवीजन से रिलेटेड। अब देखिए, जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, अब यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर किया गया है बाकी मेजर इकोनॉमी से, चाइना से, यूएसए से, इस तरह की इकोनॉमी से कंपेयर किया गया है। तो अगर बाय चांस एक स्टेटमेंट इकोनॉमिक डिवीजन पे ये लिखी है प्रीलिम्स में कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, वो एग्जामिन करते हैं ना ही केवल डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को भी, तो आपको लगेगा कि है तो ये हमारी डिवीजन है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, व्हाई वुड दे केयर अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड ऑल दैट। पर आप खुद अगेन ये डिस्कशन अगर आपको कभी दिमाग में पेपर के समय याद आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने तो कंपेयर किया है बाकी इकोनॉमीज के साथ, बाकी मेजर इकोनॉमीज के साथ। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज। नॉलेज का तो कोई फायदा नहीं है। आप हर साल पिछले 3 सालों से देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आता जो भी आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या फिर जिस तरह की भी आप कंपाइलेशंस पढ़ते हैं, तो फिर कहाँ से आता है, कहीं से तो आ रहा है ना। वो आपकी वही नॉलेज है, पर उसकी एप्लीकेशन को जज करते हैं कि वो दिमाग में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतना टाइम उसी में चला जाता है, पर वो ईजी आपके लिए तब हो जाएगा जब आपको एलिमिनेट करना आता है चीज़ों को। राइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है। ऑलराइट, बाकी यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज चैप्टर्स ऑन एवरीथिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू गवर्नमेंट फिनेंसेस एंड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। जैसे कि हमने ये सब कुछ देखा। अपार्ट फ्रॉम डिटेलिंग द इवेंट्स ऑफ द ईयर, द इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल बेसिकली क्या हुआ, किस तरह के रिफॉर्म्स किए, क्या उसका इम्पैक्ट रहा या क्या होने वाला है, इसके साथ साथ बेसिकली फ्यूचर सिनेरियोज को या आउटलुक को भी प्रिडिक्ट किया जाता है, सॉर्ट ऑफ, ओके, या एंटिसिपेट किया जाता है। द कमेंट्स और पॉलिसी सॉल्यूशंस। एक और बात, अगर बाय चांस इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आपके, देखिए हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है बजट भी आ गया है, राइट। तो बजट में कुछ बहुत ही ज्यादा जो इतने सालों से चीजें पेंडिंग थी वो आई हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इस साल के काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, तो इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर बाय चांस एक स्टेटमेंट ये लिखी है कि इकोनॉमिक सर्वे में जो भी सजेशंस दिए जाते हैं, सोल्यूशंस दिए जाते हैं, वो सरकार में बाइंडिंग होती है या यूनियन बजट पे बाइंडिंग होती है इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई जो सोल्यूशंस हैं, क्योंकि अगले दिन ही तो यूनियन बजट आता है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, बाइंडिंग नहीं होती, ओके। क्योंकि जो डिपार्टमेंट है, ये इकोनॉमिक डिवीजन है, वही अगर एडवाइजरी नेचर का है, तो इकोनॉमिक डिवीजन कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो भी एडवाइजरी हुआ ना, आप समझ रहे हैं ना। तो वही चीज, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से मिलती है। स्टिल ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत रिलायबल है, ऑथेंटिक है, एवरीबडी रीड्स इट, ओके। व्हाट आर द मेन टेक अवेज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर। तो इस साल हमें बेसिकली क्या टेक अवेज मिल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से। जीडीपी ग्रोथ, तो सर्वे का ये कहना है कि इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है 2023 के लिए, वो हायर है बाकी मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। इनफैक्ट सर्वे ये कहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बेसिकली इट इज इवन स्लाइटली अबव द एवरेज ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द डेकेड लीडिंग अप टू द पैंडेमिक। यानी कि पैंडेमिक से पहले पिछले जो 10 साल है उससे भी ज्यादा गति पे हम अब ग्रो करने वाले हैं आने वाले समय में, ये बेसिकली सर्वे कहता है। डिस्पाइट इट्स स्ट्रॉन्ग ग्लोबल, ओके, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल हेडविंड्स, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, और साथ ही में पैंडेमिक के भी जो वायरस के भी वेरिएंट्स और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सारी चीजों के बाद ये जो ग्लोबल हेडविंड्स आए, आप जानते हैं कैसे यूएस के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया, भारत से फिर जितने एफपीआईज हैं और बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर लिया उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा था। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, आई कैन नॉट गो मच इनटू इट एट दिस मोमेंट। तो ये बात आपको पता है, इस तरह की ग्लोबल हेडविंड्स के बाद, और साथ ही में जो आरबीआई ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन कर दिया, आप जानते हैं रेपो रेट को, राइट, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोन लेना इतना सक्षम नहीं रह गया, बहुत आसान नहीं रह गया रेपो रेट की वजह से, बढ़ने की वजह से। तो इस तरह की पॉलिसीज के बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस साल की ग्रोथ होगी वो 6.5 to 7 के बीच में होगी, एंड दैट टू विदाउट द एडवांटेज ऑफ अ बेस इफेक्ट।
इट इज मतलब इनका ये कहना है कि बेस इफेक्ट के एडवांटेज के बिना भी, हम डिस्कस करेंगे बेस इफेक्ट क्या होता है, तो बेस इफेक्ट के एडवांटेज के बिना अगर इंडिया इतना ग्रो करना एक्सपेक्ट कर सकती है 6.5 to 7% के बीच में, तो आप खुद सोचिए कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी रेजिलियंट है। रेजिलियंट इन द सेंस जो जिसमें इतनी रेजिस्टेंस है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो रहा है ग्लोबली, कुछ भी हो रहा है, इंडिया सस्टेन्स इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज, ये चीज मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, जिस पॉपुलेशन को हम अपना बेन मानते हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए बोन है। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर कंज्यूम कर रही है, कुछ भी डिमांड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उतनी प्रोडक्शन होगी, उतना डिमांड होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एक कंट्री है वो ग्रो करेगी, वो हमेशा ग्रो ही करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है इतने सालों से ग्रो ही कर रही है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्यों सारी कंट्रीज रिसेशन में गई, भारत क्यों नहीं गई? क्योंकि भारत, पहली बात तो ऑफ कोर्स उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज का योगदान था उसमें डेफिनेटली, पर साथ ही में जो पॉपुलेशन ये हमें बार बार बचा देती है। यहाँ पे रिसेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ही इतनी है। अगर थोड़े लोग भी यहाँ पे कुछ डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फिर भी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में। ऑलराइट, तो ऑफ इट्स एबिलिटी टू renew and re-energize the growth drivers of the economy। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बोला गया है बेस इफेक्ट के बारे में। तो बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस इफेक्ट देखिए, जब भी हम किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ तो बेस डेटा है ना जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी इस साल, तो ग्रो किससे करेगी? पिछले साल के कंपैरिजन में, या किसी और साल के कंपैरिजन में, या पैंडेमिक से पहले के साल के कंपैरिजन में? कुछ तो मैं बोल रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा है कि बेस इफेक्ट का एडवांटेज भी नहीं है हमारे पास। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो पैंडेमिक से पिछले 10 साल थे उसके कंपैरिजन से भी ज्यादा हम आने वाले समय में ग्रो कर रहे हैं, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो हमारे पास बेस इफेक्ट को तो एडवांटेज नहीं है। तो पहले तो बेस इफेक्ट क्या होता है, लीव एवरीथिंग असाइड एंड लिसन टू मी नाउ। देखिए, जो बेस नंबर होता है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर डेटा को किसी और डेटा के साथ कंपेयर करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर डेटा को डिनोमिनेटर में रखूंगी, वो होता है बेस, है ना, बेस नंबर। तो आप खुद सोचिए कि अगर जब पैंडेमिक आया तो बहुत ही नेगेटिव में ग्रोथ चली गई, है ना, बहुत ही ज्यादा लो। तो जब मैं बहुत ही लो ग्रोथ को अपने डिनोमिनेटर में रखूंगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा न्यूमरेटर है वो तो बहुत बड़ा दिखेगा, है ना? तो उससे क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन, हायर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ, कि हम तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, 50%, 10%। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। अगर मैं कह रही हूँ कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 ने ग्रो किया 11.5%, तो मेरा बेस इफेक्ट ही बहुत कम है। मतलब इन द सेंस मेरा बेस ही बहुत लो था जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो बिल्कुल ही नेगेटिव चला गया था, तो उसके कंपैरिजन में कितना भी ग्रो कर लूँ वो ज्यादा ही दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा, है ना? लेकिन जब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है हम तो बेस इफेक्ट का एडवांटेज भी नहीं उठा रहे, तब भी हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी, हम ये कह रहे हैं। तो ये बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेस जो है, बेस नंबर जो है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ एस्टिमेट्स में, इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स में। इट कैन आइदर लीड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स और लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स समटाइम्स। ऑलराइट, सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। इन्फ्लेशन, तो देखिए पहली बात तो अगर हम इन्फ्लेशन डिस्कस करें, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। मैं बहुत बार लोगों को बहुत सिंपलिस्टिक शब्दों में बोलते सुनती हूँ, ऑफ कोर्स बोलेंगे तो हम भी से महंगाई, लेकिन ये महंगाई से थोड़ा सा और बढ़ के होता है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। तो इन्फ्लेशन इज, आप ध्यान से सुनिएगा, इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस राइज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 कंपार्टमेंट्स में ब्रेक किया। पहला, जनरल प्राइस राइज, यानी कि जनरली प्राइस राइज होना चाहिए, ठीक है? जनरली इन द सेंस के मैं कह रही हूँ पूरे भारत में ही हर चीज का प्राइस बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो क्या पता आपके वहां पे एक छोटी सी दुकान है जहां पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक पहले लिया हो, महंगाई बढ़ने से पहले का, और आपको सस्ते में मिल रहा है। आपको गया महंगाई तो पूरे देश में है लेकिन यहाँ नहीं है महंगाई क्योंकि यहाँ तो सस्ता मिल रहा है। तो जनरल लेवल पे ऐसे स्पेसिफिक छोटे छोटे इंस्टेंसेस को कवर ना किया जाए, जनरल प्राइस राइज, ठीक है? और मैंने क्या बोला, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कार, फॉर एग्जांपल कार्स महंगी हैं, चलिए कार भी नहीं तो अगर कोई एक
फ्रूट महंगा है तो पेन भी महंगा हो गया, तो कपड़े भी महंगे हो गए, एवरीथिंग, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, वो उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। तीसरा कंपार्टमेंट, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ तो होना चाहिए, कल महंगाई थी आज महंगाई नहीं है, परसों हो जाएगी तरसों नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। महंगाई हमेशा उसका एक पीरियड है कंपेयर करने का। ओके, एक क्वार्टर, एक महीना, पिछले साल के कंपैरिजन में ऐसे कंपेयर करेंगे ना तो जनरल प्राइस राइज। अब देखिए एक हफ्ते के लिए महंगाई नहीं आ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक लॉन्ग पीरियड में जो महंगाई चलती रहती है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर एक थोड़े ही समय के लिए किसी एक लोकलाइज्ड फैक्टर की वजह से अचानक से कोई डिजास्टर हुआ फॉर एग्जांपल कहीं पर, उसकी वजह से वहां पे पर्टिकुलर लोकलाइज्ड चीज़ों का प्राइस ज़्यादा बिक रहा है उस समय फॉर एग्जांपल, तो ये कोई फैक्टर नहीं है, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ टू हैपन। ओके, तो हम इन्फ्लेशन देख लेते हैं। तो आरबीआई का कहना है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6.8% होगी 2023 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए पहली बात तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आप ये बात जानते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन डिफरेंट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ है, इसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट्स भी हैं, इसमें नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स भी हैं, बास्केट ऑफ गुड्स बेसिकली। तो जब हम कोर इन्फ्लेशन बेसिकली डिस्कस करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन यानी कि कोर चीज़ों को हम मापते हैं कि उसमें महंगाई हुई है कि नहीं। तो इस कोर में बेसिकली ना ही फूड होता है ना ही एनर्जी या फ्यूल होता है। फूड और फ्यूल नहीं होता बेसिकली। क्यों नहीं होता? क्योंकि फूड और फ्यूल दोनों ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत वॉलेटाइल है। इसमें कभी भी महंगाई हो सकती है, सीजनल फैक्टर्स की वजह से खाना कभी भी महंगा हो सकता है, बारिश नहीं आई तो कभी भी महंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है। वैसे ही फ्यूल बाहर से आना है, इंपोर्ट करना ही करना है 80% तक, तो कभी भी बाहर का प्राइस बढ़ गया तो यहाँ प्राइस बढ़ गया, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को हटा के जो इन्फ्लेशन निकलती है वो कोर इन्फ्लेशन होती है, इन दोनों को मिला के जो इन्फ्लेशन होती है बाकी चीज़ों के साथ वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 6.8% है। देखिए एक बात है, कोर इन्फ्लेशन अगर हम कंपेयर भी कर रहे हैं पर मैटर तो हर एक आम जनता के लिए, कंज्यूमर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। खाना तो आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, फ्यूल आप भी कंज्यूम करते हैं, सब करते हैं, है ना। तो एक कंज्यूमर के लिए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है ही। आप एक हद तक कोर इन्फ्लेशन में निर्भर रह सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ इसीलिए आपको याद है रेपो रेट जब बढ़ाया गया था तो शक्तिकांत दास जी ने यही कहा था, देखिए कोर इन्फ्लेशन गुड, हम कंपेयर करते हैं, हमेशा कोर इन्फ्लेशन को कंसिडर कर सकते हैं, पर ये तो हमें भी पता है ना, इतना तो ज्ञात हमें भी है कि भारत की जो जनता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन तो इम्पैक्ट करती है, खाना तो खाना ही खाना है। ओके, तो ये चीज, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6.8% है, जो ऑफ कोर्स आप जानते हैं 2% से 6% का बैंड है जिसके अंदर रहनी होती है इन्फ्लेशन। क्योंकि इससे बाहर रही है तो आरबीआई को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ी है, जो उन्होंने एक सील्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट की है सरकार को। सरकार को आप जवाबदेही बिल्कुल बनती है आरबीआई की, पर ऑफ कोर्स फिर सरकार की भी थोड़ी जवाबदेही है। अगर हम बिल्कुल फेयर एनालिसिस देखें इसका तो आरबीआई को इन्फ्लेशन, आरबीआई ने अपने पार्ट पे सब कुछ किया है। जब बेसिकली पैंडेमिक आया तो आरबीआई ने अपने लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स निकाले, लोन्स को जितना इजी कर सकते थे करने की कोशिश की, रेपो रेट गिराया जितना हो सकता था, ऑल्दो इन्फ्लेशन का डर तब भी था। पर एक मॉनेटरी पॉलिसी अकेली पॉलिसी थोड़ना है जो सब कुछ संभाल लेगी, फिजिकल भी तो पॉलिसी होती है। ये सब कुछ आपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, फिजिकल पॉलिसी जो सरकार लेके आती है उसको भी तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए कुछ करना चाहिए, पर वैसा नहीं हुआ। पर आरबीआई की जवाबदेही बनती है सरकार को, तो उन्होंने एक सील्ड डॉक्यूमेंट में, जनता ने कहा कि हमें भी बता दो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, आरबीआई ने कहा जी नहीं ये तो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। एक्ट ये कहता है, आरबीआई एक्ट ये कहता है कि हमारी जवाबदेही देही केवल और केवल सरकार को है, तो हम सरकार को बता रहे हैं, लोगों को तो हमें नहीं बताना। दैट्स ओके, फाइन इनफ, ओके। लेकिन सरकार की जवाबदेही किसको है, तो वो चीज यहाँ पे रह गई। और वहां उस समय बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इस बारे में बात की, बट नॉनदलेस अभी यहाँ पे 2 से 6% से ऊपर है 6.8% बेसिकली इन्फ्लेशन, ठीक है। वैसे तो 4% के करीब रहनी चाहिए, पर 2% से 6% ±2 चल सकता है। हाई इन्फ्लेशन इज सीन एज अ बिग फैक्टर होल्डिंग बैक डिमांड अमंग कंज्यूमर्स। देखिए अब महंगाई होगी तो आप खुद सोचिए, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ जहाँ पे महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा है, यू गो टू श्रीनगर, यू गो टू कश्मीर, देयर महंगाई इज अ वेरी बिग फैक्टर एवरीवेयर आई थिंक इन इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज डिस्कस की जा रही है कि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, लोग खरीद नहीं रहे चीजें क्योंकि उन्हें पता है महंगी है ना। तो ये चीज तो और जब तक डिमांड नहीं बढ़ती ना कंज्यूमर्स की, और
कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ती तब तक इकोनॉमी ग्रो कर ही नहीं सकती। और जब मैंने आपको कहा है कि भारत को हमेशा बचाती ही कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इतने तो एक्सपोर्ट्स हमारे हो नहीं रहे कि एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, ना ही हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है ही हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रिवन इकोनॉमी। ठीक है, तो जब वही अगर नहीं होगी तो फिर बचाएगा कौन? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे दिखाया है। However, the survey sounds optimistic, लेकिन फिर भी जो सर्वे है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि इन्फ्लेशन लेवल्स अभी हमें दिख रहे हैं पर इतने भी ज़्यादा नहीं है। देखिए वही चीज़ है, 6% से ज़्यादा, बस 6.8% है, संभल सकता है, नहीं भी संभले तो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप और मैं कंजम्पशन करना ही छोड़ देंगे, कि प्राइवेट कंजम्पशन ही डेटर हो जाए यहाँ पे, और ना ही इतना ज़्यादा है कि और देखिए कुछ तो इन्फ्लेशन चाहिए। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन होनी अच्छी बात है, ये दिखाती है कि अभी आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने का बहुत स्कोप है। अभी आप जी खोल के ग्रो कीजिए, आप करेंगे बहुत ज़्यादा ग्रो। अगर आपके पास ग्रो करने का भी इंसेंटिव नहीं है तो फिर आपकी इन्फ्लेशन होगी नहीं है। जो आप एडवांस्ड इकोनॉमीज आज देख रहे हैं, यूएसए, यूके एंड ऑल दीज बिग कंट्रीज, तो आज आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि 11%, 10% इन्फ्लेशन हो गई है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, ऐसा पहली बार हुआ है। इन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन 2%, 1.5% इतनी ही रहती है। तो आप सोचिए अभी ग्रो कर चुके हैं, अपना पोटेंशियल रीच कर चुके हैं, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती वहां पे। समझ रहे हैं क्यों भारत को, चाइना को, हम जैसी इकोनॉमीज को इमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है? क्योंकि हम इमर्ज कर रहे हैं, बहुत स्कोप है ग्रो करने का। तो इसीलिए इन्फ्लेशन तो चाहिए। एक प्रोड्यूसर है, आपकी एक फैक्ट्री है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक ही रेट पे प्रोड्यूस करें, एक ही रेट पे पिछले 50 सालों से बिक रहा है वो, तो आप क्यों प्रोड्यूस करेंगे? आपको भी तो इंसेंटिव चाहिए कि कभी मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कभी इससे ज्यादा प्राइस भी मेरे को मिलेगा, है ना? तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स की अगर लेंसेज से देखा जाए तो इन्फ्लेशन इज गुड, सम इन्फ्लेशन हैज टू हैपन, राइट? एक इनको इंसेंटिव की तरह प्रोड्यूसर्स के लिए। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड इन्फ्लेशन एज वेल। जीडीपी हमने देख लिया, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। द सर्वे सेज एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैव रिजन। तो देखिए सर्वे ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स बढ़ गए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, 2023 में जो एंड हो रहा है, एंड दैट जॉब क्रिएशन अपेयर्स टू हैव मूव्ड इन द हायर। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं इनिशियली, तो इस वजह से बेसिकली एक्सपोर्ट बढ़े हैं, साथ ही में पेंटअप डिमांड बढ़ गई है। पेंटअप डिमांड यानी कि आपको याद होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बहुत लंबे समय के लिए हम बॉयकॉट कल्चर चला रहे थे, है ना? बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड बॉयकॉट दिस एंड दैट। तो उस पर्टिकुलर समय में जब हम बॉयकॉट कर रहे थे, हम खरीदना चाहते थे पर हम खरीद नहीं रहे थे, हम बहिष्कार कर रहे थे फॉरेन गुड्स का, ब्रिटिशर्स का। पर हम हमारी डिमांड थी वहां पे, हमने उसको जबरदस्ती रोका हुआ था। फिर जैसे ही हम आजाद हुए, आजाद जैसे ही हम हुए, उसके बाद अचानक से जो पेंटअप डिमांड थी, तो यहाँ से बहुत ग्रोथ आई, है ना? क्योंकि वो डिमांड थी हर चीज की, पर वो हम खरीद नहीं रहे थे, हमने जानबूझ के उसको बहिष्कार किया था। लेकिन जब जैसे ही आजाद हुए, हमने दिल खोल के खर्चा किया, सब कुछ खरीदा। तो यहाँ पे पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा पेंटअप डिमांड था, यहाँ पे पेंटअप जो बेसिकली अब हमें यहाँ पे रिलीज होते हुए देखा हमने इस पेंटअप डिमांड को। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग यहाँ पे भी बढ़ी, कंज्यूमर स्पेंड, ऑफ कोर्स जब ये डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक फैक्ट्री में और लेबर चाहिए होगा, है ना? तो इस वजह से जॉब क्रिएशन बढ़ी, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ओके। और साथ ही में केपेक्स बढ़ा है। तो 3 वजह से सर्वे कहता है कि जॉब्स बढ़ी हैं। एक तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुए हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो ऑफकोर्स उस कंपनी को भी तो और मैन्युफैक्चरर्स और लेबर चाहिए होगी। एक्सपोर्ट बढ़े हैं तो एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इस वजह से जॉब क्रिएशन हुआ है। तीसरा इकोनॉमिक सर्वे कहता है पेंटअप डिमांड रिलीज हुई है तो जॉब क्रिएशन बढ़ी है। तीसरा इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि केपेक्स बढ़ा है। केपेक्स बेसिकली क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, हाईवेज, इन तरह के बेसिक सॉलिड कैपिटल इंडस्ट्रीज में एक्सपेंडिचर बढ़ा है सरकारों का, जिस वजह से जॉब्स आई हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूजुअली, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में 3 फैक्टर्स बताए गए हैं कि जॉब बढ़ी है, वो क्यों बढ़ी है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो ये 3 फैक्टर्स अगर लिखे हैं तो वो सही है, ऑलराइट। इट पॉइंट्स टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS। तो बेसिकली सर्वे इस चीज को भी पॉइंट करता है कि इसकी वजह से हमें पता चलता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो कम हुई है। 9.8% थी सितंबर 2021 तक, अब 7.2% है एक साल बाद अगर हम देखें 2022 में, ठीक है। तो बेसिकली जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है इट हैज कम डाउन। तो आप देखिए, ये तो जानते ही हैं लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में एक डिफरेंस होता है,
अगर नहीं पता तो हम एक और बार देख लेते हैं। वर्क फोर्स क्या है? ओके, लेबर फोर्स बेसिकली उन सारे लोगों को, मेन एंड वुमेन को कॉन्स्टिट्यूट करती है जो अभी काम ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ भी रहे हैं या जिन्हें काम मिल भी गया है, ठीक है, तो वो लेबर फोर्स में आता है। लेकिन जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स में आप लेबर फोर्स में से वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए, वो वर्क फोर्स बन जाता है। यानी कि कौन बचे? जो काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स, दे आर वर्कर्स। तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द आउटलुक फॉर 2023-2024? ओके, तो सर्वे प्रोजेक्ट करता है कि देखिए जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 2024 में 6.5%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज ऑफ कोर्स मेड हेडलाइंस, हाउएवर इट हैज डिटेल्ड सम डाउनसाइड रिस्क टू द प्रोजेक्शन। लेकिन सर्वे ने ये भी कहा है 6.5% हो सकती है ग्रोथ, लेकिन हमें संभल के रहना पड़ेगा, कहीं कहीं चैलेंजेस भी हैं, जैसे इंडियन एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो सकती है, ऑफ कोर्स कम हो सकती है जब बाहर की इकोनॉमीज बहुत क्राइसिस से गुजर रही हैं, रिसेशन हो रहा है, जब टेक जॉब्स ले ऑफ देख रहे हैं हम, हर चीज, देयर इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है ना, तो ऑफ कोर्स हमारे जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो भी कम हो सकती है। ओके, मे वाइडन इंडिया ट्रेड डेफिसिट, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, पहले ही हम कैड में हैं यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट में, वो डेफिसिट और वाइडन हो जाएगा, और ऑफ कोर्स करंट अकाउंट डेफिसिट जब वाइडन होगा तो रुपी डेप्रिशिएट करेगा, जो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर रहा है बहुत समय से। सिमिलरली तो इन सारी वजहों से अगर ये वजह बहुत ही सीरियस बन गई सारी, तो ये 6.5% अटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। सिमिलरली सस्टेन्ड मॉनेटरी tightening, higher interest rates may drag down economic activity in 2024. ओके, तो वही चीज़ अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटन हो रही है और रेपो रेट बढ़ता जा रहा है, ऑफ कोर्स लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो इससे भी जो हमारा ग्रोथ है डैम्पन हो सकता है। व्हाट डज, क्योंकि इन्फ्लेशन तो देखिए आरबीआई पहली रिपोर्ट अपनी सबमिट कर चुका है सरकार को, अब जब उस इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही है ही, तो वो इन्फ्लेशन को कर्ब करना और ग्रोथ को बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें आरबीआई का जिम्मा होते हैं, और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को काउंटर करती हैं। ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम तो ग्रोथ बढ़ेगी, तो ऐसे बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है, तो दोनों का ही टाइट रोप पे चलना आरबीआई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी? अब लेकिन ये देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर के लिए ये सब बातें क्या मायने रखती हैं। द सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ दिस ईयर सर्वे इज दैट इंडियाज इकोनॉमी हैज कम्प्लीटली, तो बेसिकली जो बताने की कोशिश की गई है सर्वे के माध्यम से वो इतनी है कि इंडिया की इकोनॉमी ने फुली रिकवर कर लिया है कोविड की डिसरप्शन से, बस हमने उससे उभर गए हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, एक्सप्लेनिंग दिस कंटेंशन, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, तो उन्होंने बोला है कि देखिए 2014 और 2022 जब बेसिकली मिस्टर मोदी जी की सरकार आई है, तो उस बीच में हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स देखे हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ी है भारत की, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रिफॉर्म स्ट्रक्चरल और सुपरफिशियल दोनों हो सकते हैं, तो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, हमने स्ट्रक्चरों को बदला है। अभी लॉजिस्टिक्स इतने समय से इतने खराब है ना, और हमने फिर पीएम गति शक्ति मिशन, इस तरह के जो मिशंस लाए हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की है, फिक्स करने की कोशिश की है, वो काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं। He clarified that these reforms had not yielded the desired results. लेकिन of course अभी हम क्यों रिजल्ट नहीं देख रहे? अगर हम कह रहे हैं ग्रोथ इतनी ही स्ट्रांग हो गई है, इतनी ही इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए हैं, तो उसका कुछ रिजल्ट अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दिखेगा थोड़े समय में, थोड़ा तो टाइम, 5 साल तो कम से कम एक पॉलिसी को लगता ही है ना। तो और साथ ही में अभी जो बैंक्स हैं, बैंक्स का जो ध्यान है वो किसी और जगह पे है, वो एनपीएस को दे आर गेटिंग रिड ऑफ एनपीएस एंड दे आर डूइंग वेल इन इट। ओके, आप जानते हैं जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है, दो इंस्टीट्यूशंस की बैलेंस शीट खराब है। अब कुछ सोचिए, जो कंपनीज हैं जिन्होंने लोन लिए हुए हैं बैंक से, तो अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी, वो प्रॉफिट नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी, वो प्रॉफिट नहीं मेक करेगा। क्यों? क्योंकि लोन लिया हुआ उस कंपनी ने, वो लोन जब वापस आएगा वही तो उस बैंक के लिए प्रॉफिट है ना, तो जब वो लोन ही वापस नहीं आएगा तो फिर दोनों की बैलेंस शीट खराब रहेगी। तो ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, वो अब कहीं ना कहीं भारत में खत्म हो गई है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे दिखी है। और साथ ही में
पैंडेमिक, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए उसका हमने रिजल्ट नहीं देखा है अभी तक. एज द हेल्थ एंड इकोनॉमिक शॉक्स ऑफ द पैंडेमिक एंड द स्पाइक इन कमोडिटी प्राइसेस इन 2022 वी आर ऑफ. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, धीरे 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 जैसे पैंडेमिक का हैंगओवर चला जाएगा, यूक्रेन वॉर सबसाइड कर जाएगी, हर चीज़ वुड कम टू एन एंड. एंड ऑफ कोर्स हम आने वाले 10 सालों में किस तरह की ग्रोथ देखने वाले हैं. जो हमने 2003 के बाद ग्रोथ देखी थी वो हम 2023 में जो शुरू हो रहा है आने वाला डेकेड उसमें देखेंगे. तो अब देखिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही हैरानगी की बात है. अचानक से 2023 के बाद वाला जो डेकेड है उसको 2003 के बाद वाले डेकेड से क्यों कंपेयर किया गया है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू से आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स इंटरव्यू एंड द क्वेश्चन पॉप्स अप, आपसे इंटरव्यू पैनल के क्वेश्चन, ऑफ कोर्स देखिए इस साल के जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बजट और सर्वे तो होती हैं जगहें जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यू शुड बी हैविंग सॉर्ट ऑफ एन एनालिसिस, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, यू शुड हैव डन इट प्रॉपर्ली. ओके, तो 2003 का कहाँ से यहाँ पे रेफरेंस आ गया, दिस इज द प्राइम रीजन फॉर एक्सपेक्टिंग. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2003 का क्या रेफरेंस है. तो देखिए सर्वे का ये कहना है कि जो सिचुएशन 2023 में है वो बिल्कुल सेम है जो बेसिकली 2003 में हमारी सिचुएशन थी. ओके, तो 2003 में ऐसा हमारे साथ क्या हुआ था बेसिकली, तो देखिए. और साथ ही में इस सर्वे ने ये भी कहा है कि जो 2014 से 22 का जो समय है वो बिल्कुल जो 1998 से 2002 का समय था उसकी तरह था. ओके, कि बेसिकली 1998 से 2002 बेसिकली तब भी बीजेपी की सरकार थी, तो उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाए गए थे सरकार द्वारा, लेकिन वो कोई रिजल्ट दिखा नहीं रहे थे क्योंकि उस समय में इस समय में और भी बड़ी सारी दिक्कतें हो रही थी. यूएस ने हम पे सैंक्शन लगा दी थी क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 2 सक्सेसिव ड्राउट्स आए थे, टेक बूम जो हो रहा था वो कोलैप्स कर गया था. तो इस वजह से बेसिकली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे 1998 से 2002 के बीच में उसने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन 2003 के बाद वो दिखने लग पड़ा. तो वैसे ही 2014 से 22 के बीच में बड़ी सारी दिक्कतें आई हैं, इसीलिए कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का खास रिजल्ट दिखा नहीं है, जो 2023 से दिखना शुरू हो जाएगा. अब यहाँ पे बेसिकली ये जो इंडियन एक्सप्रेस है वो इस चीज़ को एनालाइज करता है कि सच में होने वाला 2023 से जो हुआ था उसके बाद या नहीं. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखिए even before COVID, India's potential growth rate, the rate at which it can grow without inflation becoming a problem, it has fallen to just 6%. तो यानी कि देखिए अगर हम पैंडेमिक को हटा भी दें, पैंडेमिक से पहले जो हम सोच रहे थे कि हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करेगी वो 6% थी, है ना. तो अगर हम बात करें 2003 से 2008 के बीच में 8% ग्रोथ थी, 2009 से 2015 के बीच में 7%, और फिर उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि कितनी ही बुरी स्थिति है जीडीपी ग्रोथ की. तो 6% से ऊपर जाना तो कुछ भी नहीं दिख रहा. तो इस समय को कंपेयर करना 2003 के वाले समय में जिसमें 8% से भी ज़्यादा ग्रोथ जब चल रही थी, ये थोड़ा सही नहीं है. ये फैक्टर इन्होंने बताया है. Secondly, during the 2003 to 2008 phase, the global economy, और साथ ही में जो 2003 से 2008 का समय था, देखिए तो इकोनॉमिक सर्वे ने अभी खुद ही कहा है ना कि 6.5% अगर हम इस साल के लिए 2024 के लिए कह रहे हैं तो सिर्फ तब भी हो सकता है जब ये सब कुछ जो चल रहा है बाहर, हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड ना कम हो जाए, हमारा रुपये और डेप्रिशिएट ना कर जाए, ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाती है. लेकिन जो 2003 से 2008 का फेज था वो तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी बूम कर रहा था. 2008 के बाद ही तो जो बूम कोलैप्स हुआ था ना, 2008 तक तो सब बूम ही कर रहा था, लेकिन अभी तो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है. every country has gone gaga over the recession that's happening, right? तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल ऑपोजिट दिख रही है इस सिचुएशन की. थिर्डली इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है, इंडियन एक्सप्रेस सेज दैट इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं यहाँ पे जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हैं वो एक सही एस्टिमेशन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एक सही एस्टिमेशन नहीं है लेबर मार्केट में जो स्ट्रेस है उस चीज़ का. ओके, क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है या फिर जितने लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब्स को, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये अपने में ही बहुत कम है. यानी कि जितने लोग डिमांड कर रहे हैं जॉब्स वही बहुत कम है. ठीक है, तो आप ये देखिए डिमांड क्यों नहीं कर रहे लोग जॉब्स को, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. ओके, अगर हम विमेन की बात करें तो देर आर सम कल्चरल एंड स्टिग्मेटाइजिंग फैक्टर्स ओवर देयर, वी विल बी डिस्कसिंग इट. ओके, मोरओवर ओवर द पास्ट 2 decades इंडियाज ग्रोथ हैज बिकम इंक्रीजिंगली कैपिटल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने स्टैटिक पोर्शन में आप सब कुछ पढ़ते हैं कि जब देखिए एक सिंपल सी बात है, आप जब देखिए जो भारत है, भारत का एडवांटेज क्या है, लेबर. हम इतने सारे हाथ हैं हमारे पास, काम उतना है नहीं.
काम उतना है पर वो काम मशीनें कर रही हैं। तो जो कंट्री कंप्लीटली, आप चाइना देखिए, लेबर ड्रिवन इकोनॉमी, ओके, जो कंट्री है वो भी तो नंबर 1 पॉपुलेशन में थे ना, हम भी अब नंबर 1 है, तो हमें ये चीज़ तो उनसे सीखनी ही पड़ेगी कि जिस कंट्री में से मैक्सिमम जो आना चाहिए ग्रोथ वो लेबर ड्रिवन इंडस्ट्रीज से आना चाहिए, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। तो ये दिक्कत, तो ऑफ कोर्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कितनी ही लेबर चाहिए होगी, तो ये वाला जो फैक्टर है ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने इसमें कोई बात ही नहीं की। अब ऑटोमेशन भी आ जाएगी तो वो नहीं रूटीन जॉब्स को खा जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंस, दैट इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। वाइड स्प्रेड जॉबलेसनेस ट्रांसलेट्स इनटू लोअर इनकम्स। ऑफ कोर्स जब जॉब नहीं होगी तो इनकम कहाँ आएगी, इनकम नहीं होगी तो कंजम्पशन की डिमांड कहाँ से आएगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया है, कंज्यूमर ड्रिवन ही बेसिकली हमारी इकोनॉमी है अभी भी। इतना जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी आवर इकोनॉमी इज नॉट द वन विच इज ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट or exports. It isn't at all. Okay, so we have to take care of consumer demand, consumer purchasing power parity. Of course वो तो तभी आएगी ना जब अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि अचीवेबल तो है 6%, लेकिन 2003 से कंपेयर करना थोड़ा ओवर ऑप्टिमिज्म ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग हियर। ओके, now I think this particular page has got something very interesting. ओके, नाउ दिस आसाराम बापू को कॉन्विक्ट तो कल ही कर दिया गया था, परसों बेसिकली, और फाइनली अब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की टर्म दे दी है गांधीनगर के एक सेशंस कोर्ट ने। ओके, और ये आप जानते हैं ये बेसिकली किस चार्जेस पे, तो सूरत से एक उनकी डिसाइपल थी, उनके साथ इन्होंने गलत किया था। रेप के केस में बेसिकली 2013 में उन्होंने कंप्लेंट डाली थी, पिटिशन डाली थी, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और इस वजह से इनको बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। ओके, और उनके साथ गलत बेसिकली 2001 से 2006 के बीच में बार बार ऑन सेवरल ओकेजन्स इट हैपेंड। आप ये भी जानते हैं दी 81 ईयर ओल्ड सेल्फ डॉन्ड गॉड मैन, उनको पहले भी ही इज ऑलरेडी सर्विंग अ लाइफ टाइम इन जोधपुर जेल। ओके, इन अदर केस उसमें एक माइनर गर्ल के साथ उन्होंने ऐसा किया है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। ओके, with excess as key and MP district brings government home to beneficiaries. Now this is very important. I would tell you what that when you read GS4, उसमें GS4 में 2 तरह के sections होते हैं, ठीक है। 2 तरह के, तो वैसे sections तो 3 होते हैं, but still I would bifurcate it, okay, the entire paper. Number 1 is psychological and more or this happiness and all of that वाली चीज़ें जो होती है। एक होता completely governance, जिसे हम public administration कहते हैं। तो गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है जिसमें करप्शन पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह के जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल आते हैं, थोड़ा ट्रिकी आता है वहाँ पे। you wouldn't get the point to write, okay, you are simply blank sometimes. So for that of course आपको इस तरह के जो गवर्नेंस अवार्ड्स मिले हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी, जो प्रोजेक्ट निदान चलाया गया था रोहित सिंह द्वारा। रोहित सिंह जी बेसिकली नरसिंहपुर के उस समय DC हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो देखिए ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अच्छी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, सब कुछ है, पर कहीं तो दिक्कत आ रही है ना कि उतनी स्कीम्स हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रही, बेनिफिशियरीज तक। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, और वहीं तो एक IAS ऑफिसर का काम होता है ना। तो ये बात आपको पता है, तो इसीलिए एक गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में अपने बेनिफिशियरीज तक पहुंचे, ये एक IAS ऑफिसर इंश्योर कर सकता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट टू राइट इन योर पेपर्स, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली इस तरह का एग्जाम्पल प्रोजेक्ट निदान है आपके लिए। ये बेसिकली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जगह में ऐसा किया गया था, चलाया गया था प्रोजेक्ट निदान। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड thus was born प्रोजेक्ट निदान, Singh under whom the project was implemented last year said that until then the collector's office received tens of applications। देखिए इनका ये कहना है कि मेरे ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में रोज के रोज 10-20 ऐसी एप्लीकेशंस आ रही थी जो बिल्कुल बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, जैसे जो बिल्कुल लोअर लेवल्स पे रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी, पर क्योंकि इतने सालों से वहाँ पे चीज़ें पेंडिंग थी, कुछ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा था, उनकी दिक्कतों का
आप कह सकते हैं समाधान नहीं हो रहा था, तो इसीलिए थक हार के कलेक्टर लेवल तक वो एप्लीकेशन आई थी। जैसे आधार ना मिलना, बिलो पॉवर्टी लाइन, कार्ड ना बन पाना, पेंशन नहीं पता मिलेगी नहीं मिलेगी, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये बहुत सिंपल वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो लोअर लेवल्स पे चली जानी चाहिए थी, पर वो कलेक्टर लेवल पे जा रही है, तो कहीं तो दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट निदान चलाया गया, जिससे बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या किया, वो पंचायत विजिट करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने वहाँ पे बेसिकली पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई, है ना, जन सुनवाई के समय एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक डिस्ट्रिक्ट में सब मिले, फिर उसके बाद उनकी ट्रबल्स के बारे में पूछा गया, और जितना आप कह सकते हैं कि रिड्रेस कर पाए वो उन्होंने करना शुरू किया। और साथ ही में बेसिकली इसे आप डिसेंट्रलाइज जन सुनवाई या पब्लिक हियरिंग ही कह सकते हैं। फिर उसके बाद कैंप्स भी लगाने शुरू हुए। कैंप में बेसिकली अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स थे जो आधार देने वाले या फिर समझाने वाले पेंशन के लिए कि आप ऐसे ये फॉर्म फिल कीजिए या जो भी हो सकता है फॉर्मेलिटीज़, उसके बाद आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी बातों को एड्रेस करना, आप उस कैंप में जाइए, सुनिए, और आपकी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट निदान ने किया। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू, सोनम वांगचुक। ये एग्जाम्पल वो भी था ही, अब ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, GS3 के पर्सपेक्टिव से, यू कैन ऑफ कोर्स राइट इन essays, you can of course write in GS1, अगर आपका कोई environment related question GS1 में आ जाता है, which is of course happening quite often these days. So what is this? आप देखिए क्लाइमेट फेस्ट का एग्जाम्पल लिखेंगे, क्लाइमेट फास्ट, आई एम रियली सॉरी, क्लाइमेट फास्ट जो बेसिकली जो लद्दाख को सेव करने के लिए सोनम वांगचुक जी चला रहे हैं। 5 दिन का एक क्लाइमेट फास्ट था टू सेव लद्दाख, बट ऑफ कोर्स इट वेंट बियॉन्ड दैट ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे जानना है, तो आप जानते हैं मैग्सेसे अवार्ड विनर है सोनम वांगचुक। तो इन्होंने मंडे को कंप्लीट किया है अपने 5 दिन का फास्ट, क्लाइमेट फास्ट, आई अगेन रिपीट, टू सेफगार्ड ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, लैंड एंड पीपल ऑफ लद्दाख। और साथ ही में ये क्या डिमांड कर रहे हैं, देखिए, तो इनका ट्विन डिमांड है। एक तो इन्वायरमेंट रिलेटेड है कम्प्लीटली, कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट shouldn't emerge and come up because it would destroy the ecological जो pristine beauty है और जो balance है उसको उसमें imbalance ला सकता है। और दूसरा डिमांड ये है कि जो लद्दाख को पहली बात तो 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत प्रोटेस्ट चल रही हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज़। और आप ये भी जानते हैं सोनम वांगचुक, इफ़ यू sort of are aware of the political scenario of India, आप न्यूज़ देखते हैं, ये सब सुनते हैं, तो आपको पता है ही यूज्ड टू बी अ वेरी स्टॉन्च एडमायरर ऑफ पीएम मोदी एंड ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर करके 2 यूटीज में बना दिया गया था। ही वॉज सपोर्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। लेकिन अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये आएगा कि मुझे ये बोलना पड़ेगा, और उन्होंने बोला, आई डिडंट थिंक आई वुड एवर से दिस बट आई एम सेइंग इट, कि हम तो जम्मू कश्मीर के साथ ही ठीक थे। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। और साथ ही में इन्होंने बोला है कि देखिए, जो लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही खुद बीज बो रही है मिलिटेंसी का इन दिस पर्टिकुलर पीसफुल रीजन। लद्दाख इज वेरी पीसफुल बट इट माइट टर्न militant as well, because people are unemployed, people don't have avenues and all of that, you're not looking at them, you're ignoring us, so of course you become oppressed that way, so it can happen, people can take up arms। देखिए, ऐसे ही तो लोगों की तलाश होती है मिलिटेंट्स को या पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को, उनका ब्रेन वॉश बड़ा आसान है। एक इंसान अनएम्प्लॉयड है, उसको ये बताना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, फॉर एग्जांपल, कि देखिए ये सरकार आप ही के साथ करती है और आप निगलेक्टेड हैं, आप ट्राइबल्स हैं, आप जो भी, आपको बता के आपको ब्रेन वॉश कर दिया जा सकता है और फिर उसके बाद मिलिटेंसी बढ़ सकती है। ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। और साथ ही में इनकी स्थिति थोड़ी सी और बुरी है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इनसे बेसिकली एक बॉन्ड साइन करवाने की बात की गई है। इनको ये हाउस अरेस्ट में है बेसिकली अभी, तो इनको बोला गया है कि आप एक बॉन्ड साइन करें अगर आप ऐसे अरेस्ट छूटना चाहते हैं। जो LG है लद्दाख के, उनके द्वारा ये बॉन्ड आया है जिसमें लिखा है कि आप कभी भी कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे, कोई स्पीच नहीं देंगे, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कोई भी ले डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी इस तरह की एक्टिविटी होगी, तो आप इस तरह का बॉन्ड साइन कीजिए और जाइए यहाँ से। तो ये बेसिकली इन्होंने बताया है अपने ट्विटर एड्रेस में।
सो आई थिंक दैट इज इट फॉर मी। यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल मिलता है। ऑफ कोर्स इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, यू गेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, China slams Czech president elect's call with Taiwan leader. Now, China, of course, China very strongly believes in the fact that everybody should respect one China policy, although they might not respect the sovereignty and territorial integrity of other countries like India. They might time and again pop up and come up with the issue of Kashmir, which is actually rightly India's. Rightly, if say there is a dispute, then the two countries would discuss them and would resolve them bilaterally. We have agreed on that through the Shimla agreement, but China being China would come up with this particular issue time and again in the United Nations, but their one China policy should be respected by everybody. This is China. ऑलराइट, सो चाइना सेड कि चाइना ने कहा है कि जो चेक प्रेसिडेंट ने बात की है ताइवान के लीडर से, वो बिल्कुल गलत है। हमारी रेड लाइन को आपने क्रॉस किया है। हमारी रेड लाइन क्या है? देखिए, अगर हम कह रहे हैं वन चाइना पॉलिसी जिसमें तिब्बत, ताइवान, हांगकांग वो चाइना का अटूट पार्ट है, ठीक है, और जब हमने कह दिया वही तो वो चाइना ही है, तो वो जो चाइना बीजिंग है, जो हेडक्वार्टर है चाइना का, वो करेगा ना। अब आप सोचिए, जो इंडिया है, इंडिया में तमिलनाडु तो नहीं बात कर सकती यूएस से, नहीं ना, केंद्रीय सरकार करेगी ना, इंडिया की सरकार करेगी। तो वही चीज चाइना में भी अप्लाई होती है। तो चाइना कोई भी फॉरेन रिश्ता है ताइवान का, तो वो चाइना देखेगा दूसरी कंट्रीज के साथ। ताइवान को कोई हक नहीं है कि आप किसी के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करें। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली जब एक चेक प्रेसिडेंट इलेक्ट ने बात की है ताइवान के लीडर के साथ, एंड ऑफ कोर्स चाइना वुड गेट एजिटेटेड एंड इट हैज गॉटन एजिटेटेड। सो चाइना ने, और फिर देखिए चेक प्रेसिडेंट भी तो चेक उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि अरे हम मानते हैं वन चाइना पॉलिसी को, पर हमारा अपना अपना तरह का एक वन चाइना पॉलिसी को मानने का तरीका है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वी रिस्पेक्ट इट, बट वी हैव आवर ओन वे ऑफ रिस्पेक्टिंग वन चाइना पॉलिसी एंड वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। वी आर कमिटेड टू दैट लाइन एंड वी देयर ओनली। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है। ओके, मॉस्क ब्लास्ट टोल हिट्स 100, पाक ब्लेम सिक्योरिटी लैब्स। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल 61 आया था कि जो बेसिकली 1:30 के करीब, 1:40 के करीब जो ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में पाकिस्तान में, जो तहरीक तालिबान ने एक बदला लिया है पाकिस्तान से, ऐसा वो कह रहे हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है। तो उसमें 61 का टोल दिखाया था, बट ऑफ कोर्स इट वाज बाउंड टू गो अप बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल were injured. Okay, so somehow people succumb to their injuries, it's because the attack is such. तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ लिखी है। आप जानते हैं सुसाइड बॉम्बर थे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज सफरिंग वेरी बैडली। सो तो बस आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रक्चरल लेवल पे अपना शिफ्ट करने की ज़रूरत है, कि आपने जो दूसरी कंट्री के साथ किया और बार बार किया, आज भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। टेररिज्म को जो आपने स्टेट पॉलिसी बना लिया, अपना फॉरेन पॉलिसी बना लिया, कहीं ना कहीं आज आप खुद उसके शिकार हो गए हैं, और आप सच में मानते नहीं हैं कि आप इतने सारे टेररिस्ट हैं, मसूद अजहर वगैरह जैसे इतने सारे लोग जिनको आप एग्जीक्यूट तो क्या, चलिए आप उनको अरेस्ट भी करने से कतराते थे अभी तक तो। और फिर उसके बाद आप ही की जनता, एक हद तक तो आपकी आवाम आपका साथ देगी ना। तो जिस तरह की एम्बेरसमेंट आपकी कंट्री को हर जगह सहनी पड़ रही है आज, वो खैर। 191 एंटाई स्टेट न्यूज़ वेबसाइट ब्लॉक्ड इन बांग्लादेश। तो देख लीजिए, ऐसा नहीं है आप कुछ देखते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ ब्लॉक हो गई, वो हो गई, भारत में तो भारत अथॉरिटेरियन एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ देख लीजिए, हर जगह होता है थोड़ा बहुत तो। And I'm not justifying anything, let me make that clear. ओके, तो यहाँ पे बांग्लादेश की सरकार ने ऑर्डर किया है क्लोजर ऑफ 191 वेबसाइट्स, क्योंकि ये एक्यूज करते हैं उन वेबसाइट को कि ये पब्लिश कर रही है एंटाई स्टेट न्यूज़। ओके, तो ये चीज़ अब फिर ऑफ कोर्स जर्नलिस्टिक फ्रीडम के बारे में यहाँ बात उठ जाती है साउथ एशियन कंट्री में। और इस तरह की बातें यहाँ पे लिखी है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। और आप ये भी जानते हैं कि शेख हसीना जी के खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं। पीपल आर डिमांडिंग, especially the opposition is demanding her resignation, and they of course allege her to be involved in poll rigging and all of that, illegitimately taking the state power. You know that very well.
Western allies differ over jets for Ukraine as Russia claims gains in the east. So what is it? यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, यूक्रेन को ऑलरेडी आप जानते हैं लेपर्ड टैंक्स जर्मनी से मिल गए हैं, अब्राम्स टैंक्स यूएस से मिल गए हैं, बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट इनफ बिकॉज रशिया इज मेकिंग गेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन. सो यूक्रेन्स डिमांड्स आर गोइंग अप एंड whatever reason. तो यूक्रेन का कहना है कि मिस्टर यूएस, we want to talk to you. Would you please provide us F-16 जो आपने पाकिस्तान को भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड कर देंगे. तो नॉट F-16 टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे बेसिकली पूछा गया कि हमें फाइटर जेट्स चाहिए. Mr. US, would you please provide us with fighter jets? So the entire West is divided. जब ये एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा तो उन्होंने बोला नो, सिंपली कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे F-16. और बाकी अगर हम फ्रांस और पोलैंड से बात करें तो फ्रांस का कहना है कि देखिए जब हमने कहा है कि हम हर तरह की मिलिट्री असिस्टेंस देंगे उनको, तो हर तरह की मिलिट्री असिस्टेंस में कोई बाउंडेशन तो है नहीं, कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो उसमें फाइटर जेट भी आता है तो हम देंगे, दे सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें असेस करने पड़ेंगे उनको ये देने से पहले. It would of course depend on several factors like कि कहीं हमारे इन फाइटर जेट्स को देने से पूरी सिचुएशन ही एस्केलेट ना हो जाए. और सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए रेड लाइन है कि ये एयरक्राफ्ट रशियन सॉइल को टच नहीं करना चाहिए. तो मतलब फ्रांस भी वरना हो गया ना, शामिल हो गया वॉर में. अगर आप रशिया की सॉइल पे जाके उन्हीं के साथ गलत करके आ जाते हैं, यूक्रेन में रहेगा वही जो करना है आपने, डिफेंसिव ऑपरेशन वो सब करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. और साथ पे अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड का भी कहना है कि हो सकता है कि हम दे दें. वी आर नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग F-16 टू आवर नेबर, बट द फैक्ट इज इसमें भी हमें सबकी सहमति चाहिए होगी, बाकी नेटो मेंबर्स की एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. अब देखिए जो चीज़ मैं आपको बता रही थी, हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम विमेन का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं वो कम है, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स अ मेजर हिंड्रेंस. देखिए पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री की तब होगी ना जब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो भी डेवलप करे. तो जब वो जॉब ही नहीं सीख कर रही या जॉब उनको मिल नहीं रही या जो भी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है. कहाँ है ये, बेसिकली 31st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे कहा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शांति भूषण जी आप जानते हैं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के फादर, और ऑफ कोर्स फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑल्सो. ये इमरजेंसी के टाइम पे जो उस समय की रजीम थी उनके खिलाफ काफ़ी डटकर इन्होंने, ये उनमें से एक जिन्होंने लड़ा उस इमरजेंसी ईयर्स के टाइम पे उनमें से एक हैं. वेल रनाउंड सिविल लिबर्टीज़ के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, और आप जानते हैं सब कुछ शांति भूषण जी के बारे में. अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली आप 2019 का पेपर उठा के देखिए, 2020 का पेपर उठा के देखिए, 2018 का पेपर उठा के देखिए, उसमें आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि इस समय पे कौन लॉ मिनिस्टर थे या फिर कौन किसके बेसिकली गाइडेंस के अंदर इट वाज साइन एंड ऑल ऑफ दैट. तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ओके, विच केम अप टू सेव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाई गई थी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी, तो वो बेसिकली लॉ मिनिस्टर के रूप में शांति भूषण जी लेके आए थे. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंस ही इज पास्ड अवे, सो सॉर्ट ऑफ इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी. ओके, सो ही ऑफ कोर्स इन्होंने एक बहुत फेमसली ये चीज़ कही थी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर लॉ के ऊपर नहीं हो सकता. और जब भी कोई एक टॉप लीडर अपने ऑफिस को छोड़ता है या रिजाइन करता है तो अरे बहुत सारे सक्सेसर हैं, कोई भी, मतलब आप खुद सोचिए, ऐसा बोल देना कि नहीं इनके अलावा कोई ये पोस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. देश है, देश में हर कोई टैलेंटेड है, बट कोई और मिल जाएगा सक्सेसर. तो अगर आपको लगता है कि आप टॉप लीडर हैं और आपको अरे मतलब देश में हाहाकार मच जाएगा आपके हटने से, ऐसा कुछ नहीं होता. किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता. इतने लोग हैं देश में, कोई भी बन सकता है. तो ये चीज़ ये हमेशा कहते थे और इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने कहा था. बट ऑफ कोर्स दिस इज आउटलिव्ड दोज डार्क ईयर्स, इट इज़ रेलेवेंट इन एवरी फेज ऑफ द टाइम. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं. मोरारजी देसाई कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे 1977 से 79 के बीच में. ओके, ही स्टूड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, डोवल
Sullivan hold tech talks in US. Jayशंकर meets Newland in Delhi. तो देखिए क्या हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी बेसिकली यूएस काउंटर पार्ट से मिले हैं, जेक सुलेवान से, और वॉशिंगटन में बेसिकली। और वाई दे हैव मेट, क्योंकि आईसेट का डायलॉग हुआ है। आईसेट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था कोड की एक मीटिंग के समय टोक्यो में, मई में। ओके, तो उसी को निभाते हुए आईसेट की मीटिंग हुई है। और यही सारी बस कुछ खास यहाँ पे लिखा नहीं है, तो बस वही सारी बातें लिखी हैं कि वी विल रिमूव द बैरियर्स इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड को प्रोडक्शन इन द एरियाज ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑल ऑफ दैट, वही सारी बातें। और साथ ही में एस जयशंकर से भी उनके काउंटर पार्ट मिली हैं एक, तो उन्होंने वही सारी बातें, गुड टॉक। तो इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बात की है, इंडो पैसिफिक पे बात की है, और जो भी हमारे रिश्ते में कॉन्वर्जेंस हैं उस पर बात की है। तो यही सारी चीज़ें, दैट वी वुड डीपन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन 2023 and US looked forward to collaborating on global challenges including at the G20. So this affirmation has come up तो ये चीज़ देखिए, जो यूएस है या जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये इंडिया को आइसोलेटेड मैनर में नहीं देखती। अब तो खैर इंडिया का स्टैचर इतना बढ़ गया है कि इंडिया को आइसोलेटेड मैनर में एक बहुत बड़ी कंट्री माना जाता है, बट दे मोर और लेस लुक एट साउथ एशिया। सो दे इफ़ यू गो देयर दे वुड, बहुत आम जनता तो कहेगी खैर वो इंडियन नहीं, साउथ एशियन, इज अ साउथ एशियन एंड ऑल ऑफ दैट। तो साउथ एशिया के बारे में बात हुई है। ओके, तो अब देखिए, लेकिन ये बड़ी फिर वही चीज़, अगर साउथ एशिया को एक माना ही जाता है तो साउथ एशिया एक तो है नहीं। इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पे देख लीजिए कितनी दिक्कतें हैं। श्रीलंका, इंडिया ने इतना खड़ा रहा हमेशा इंडिया श्रीलंका के साथ, बट बहुत बार हमें डिसीव किया गया चाइना के लिए। खैर, डिसाइसिव गवर्नमेंट वर्किंग विद लॉफ्टी एम्बिशंस प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं जब भी जो प्रेसिडेंट की स्पीच होती है जॉइंट मीटिंग को बजट से पहले जो दी जाती है, तो आप समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट है ही और शी इज जस्ट द माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए वो जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, आप लक्ष्मी में आगे पढ़ते हैं ना, वो अगर एड्रेस को हर किसी का वोट नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, तो सरकार गिर गई। तो बेसिकली जब है कि वो सरकार का एड्रेस, तो प्रेसिडेंट तो बस बोल रही है ना उसे, तो वो सरकार ही बोल रही है एक्चुअल में कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो प्रणब मुखर्जी इंग्लिश में बोलते थे, उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो हिंदी में बोलते थे, है ना। तो वो माय गवर्नमेंट, मेरी सरकार, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी हिंदी में बोलते थे। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, द प्रेसिडेंट एक्चुअली टॉक्स गवर्नमेंट, ओके, जब ये एड्रेस होता है। तो इसी जगह पे बेसिकली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने यही बोला कि पिछले 9 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से सबसे बड़ा जो चेंज आया है, बिगेस्ट चेंज, वो ये है कि हर इंडियन को, भारतीय नागरिक को एक कॉन्फिडेंस है, वो पीक पे है हमारा कॉन्फिडेंस। और जिस तरह से अब पूरा संसार भारत को देखता है, इट हैज गॉटन चेंज्ड एंड दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन द पास्ट 9 years, शी हैज सेड। ओके, दिस वाज ऑफ कोर्स हर मेड एन एड्रेस, बिकॉज जब से वो प्रेसिडेंट बनी है पहली बार ये बजट आ रहा है। So joint meeting, joint sitting, basically जो two houses of parliament की हुई है। इंडिया हैज़ अ गवर्नमेंट, तो मिस मुर्मू ने कहा है कि भारत के पास अब एक ऐसी सरकार है जो स्टेबल है, फियरलेस है, डिसाइसिव है, डिसीजंस लेने से पहले सोचती नहीं है, ठोस है अपने डिसीजंस में, ठीक है। And working with lofty ambitions, a government which respects the honest and works with speed and scale. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और इन्होंने कुछ कुछ जो बेसिकली जो ऑपोजिशन है और बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एड्रेस कम, प्रेसिडेंट एड्रेस कम, एक पोल स्पीच ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि धारा 370 के बारे में डिसाइसिवनेस बताई कैसे गई है, धारा 370 का एग्जाम्पल देके, ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल देके, है ना। ये सारी चीज़ों को कोट करते हुए बेसिकली यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कोट करते हुए एग्जाम्पल दिया है। और साथ ही में यहाँ लिखा है, मिस मुर्मू वेंट into the details of the government program, saying that they were conceived by taking all sections, हर एक इंसान को, इंक्लूसिव सरकार है बेसिकली, इंक्लूसिव गवर्नेंस में हम बिलीव रखते हैं, कैसे हर घर जल, है ना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, G20 प्रेसिडेंसी जब से हम अज्यूम कर रहे हैं, वी आर ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ये सारी बातें बता के बेसिकली डिसाइसिवनेस को प्रूव किया गया है और इंक्लूसिवनेस को भी सरकार की। बी सेक्युलर, सुप्रीम कोर्ट प्ली ऑन पार्टी नेम्स विद ओवरटोन्स ऑफ फेथ। तो देखिए आप ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटिशन डली हुई है जिसमें एक
मुस्लिम कन्वर्ट बेसिकली, जो आप जानते हैं फॉर्मर उत्तर प्रदेश या वाक बोर्ड चेयरमैन थे, जो जिन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया, उनकी एक पिटिशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके जो पार्टी सिंबल्स, पार्टी नेम्स, वो बताते हैं कि वो कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं। और लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक कैच है, वो ये है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी यही कहा है, मिस्टर एम आर शाह ने भी, कि देखिए ये बात तो ठीक है, हम इनफैक्ट ये भी कंसिडर करेंगे अब कि हम इसको बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेजें, 5 कम से कम जजेस इस बात को, इस पिटिशन को सुने कि क्या हमें इस तरह के नेम्स को, सिंबल्स को पॉलिटिकल पार्टीज के कैंसिल कर देना चाहिए जिसमें भी रिलीजियस कॉनोटेशन है। लेकिन आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मिस्टर शाह ने कहा कि आप पहली बात तो सेक्युलर हो जाएं, आपने एक पर्टिकुलर रिलीजन को, आपने इस्लाम को सिलेक्ट कर लिया और आप उनके खिलाफ, सिर्फ आपकी जो लिस्ट है जिनमें आपने बोला है कि जो पोल सिंबल्स हैं, पार्टी सिंबल्स हैं, वो केवल रिलीजियस कोनोटेशंस पे भेज रहे हैं, तो उसमें सारी मुस्लिम पार्टीज हैं। आपने ऐसे तो शिवसेना भी है, और ये मिस्टर शाह ने नहीं बोला, बाकी जो दुष्यंत दवे जी हैं उन्होंने बोला। उसमें तो अगर आप कह रहे हैं कि असादुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM है ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, तो बेसिकली अगर आप ये पार्टीज और इस तरह की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग IUML, तो सिर्फ यही दो पार्टीज हैं जिनके नेम में कोई रिलीजियस कॉनोटेशन है। शिवसेना है, शिरोमणि अकाली दल है, व्हाई नॉट देम, वी डोंट सी देम। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे, और इलेक्शन कमीशन आप पहले ही जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोल चुकी है कि देखिए पार्टी सिंबल, पोल नेम सबको कैंसिल करना। देखिए शिरोमणि अकाली दल कब से है एक पॉलिटिकल पार्टी, अब सोचिए आज उनका पार्टी सिंबल सब कुछ, इट इज़ नॉट लीगली टेनेबल, राइट। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह चुकी है, बट ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है। डोंट टेक अप डेटा बिल टिल हाउस डिबेट्स इट। तो सेंटर ने कहा है कि देखिए इससे पहले कि आप डेटा बिल जो ऑलरेडी अभी डिबेट भी नहीं किया गया उसको डिस्कस करें, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सरकार कहती है कि पहले उसको पार्लियामेंट में डिस्कस होने दो, हमने दोबारा मेहनत करके उसको बनाया है, तो let it have a discussion, let the parliament have a discussion over it, then go on to say anything about it. IIT Bombay gets notice over lack of mental health support for SC/ST students. तो देखिए क्या है IIT बॉम्बे में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे है, बहुत बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज ऑफ द कोटा दैट एग्जिस्ट, reservation. So in the general category there's a lot of anti-reservation sentiment. So इस तरह से जो अगर किसी भी इंसान को कोई, ऑफ कोर्स जो फिर जो बाकी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, they have to go through certain mental health problems because of the stigmatization that happens because of they belonging to a particular category and having had that position or that seat, है ना, वो सिक्योर करना एक पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है। तो यही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने उठाया है, और उन्होंने बहुत पहले ही, बेसिकली महीनों पहले ही IIT बॉम्बे को एक नोटिस सेंड किया था, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ and these students and you should be doing something about it। तो लेकिन इतने महीनों में कुछ हुआ नहीं है। तो वही चीज़, months after it launched an investigation into the lack of mental health support for SC or ST students within the Indian Institute of Technology in Bombay, and NCST on Tuesday issued a 3-day ultimatum, 3 दिन का समय दिया गया है डायरेक्टर ऑफ IIT बॉम्बे को कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि क्या एक्शन लिया है आपने इस इशू को एड्रेस करने के लिए, हमें बताइए ज़रा, इतने महीने हो गए आपको बोले हुए हमें। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, द कंप्लेंट एडेड दैट सच पोस्ट, तो बहुत बारी पोस्ट किया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा, है ना, कि वही सारी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, एंड क्या वो डिजर्व करते हैं बच्चे यहाँ पहुँचना कि नहीं पहुँचना, बिकॉज somebody has say secured 98% and somebody not in IIT बॉम्बे ऑफ कोर्स, बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, then somebody with 85% सेम कॉलेज सेम सीट, आप है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये फिर एंटाई रिजर्वेशन सेंटिमेंट्स की वजह से उनको मेंटल हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। अगेन दिस इज अबाउट एलिफेंट्स, दिस इज अबाउट द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट दैट गोज ऑन इन केरला। सबसे पहली बात तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स नहीं है, कर्नाटका में है। नंबर 2, केरला में ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, इन सारी छोटी छोटी जगहों पे हो रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। केरला इज सेकेंड इन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, तो वहाँ पे। नंबर 3, आपको अब यहाँ से जो पॉइंट मिल रहा है कि क्योंकि यू गेट दिस इमेज, यू गेट दिस, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप न्यूज़पेपर्स में रोज़ देख रहे हैं कि किसी एलिफेंट ने कोई पैडी कल्टिवेशन की जगह डिस्ट्रॉय कर दी, किसी इंसान को मार दिया केरला में।
तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स की वजह से बेसिकली जाने जा रही हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। अगर हम देखें, ऐसा नहीं है स्नेक्स continue to take the life of human beings, mostly in cases of human wildlife conflicts in Kerala. So if somebody dies because of a human wildlife conflict in Kerala, it's not just because of elephants. I mean, they are not the majority contributors. Of course, snakes are, they have been ever since a long time. So ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है. Thank you so much. प्लीज़ लाइक द वीडियो. और हाँ, एक और क्वेश्चन जो मैं भूल गई आपसे शुरुआत में पूछना, कि वुड यू वांट मी टू कम अप विद इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजन आईएएस की मैगजीन्स? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन.